बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम नाग राजा के पार्ट 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि हमारे चैनल जरा सी आहट को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली न्यू कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। यास्मीन साहबा, भला आपको मेरी नाराजगी से क्या और आप क्यों फिक्रमंद हैं? और फिर मेरे ख्याल में हमारे ताल्लुकात कुछ इतने ज्यादा गहरे भी तो नहीं जहां पर सिर्फ नाराजगी का असर लिया जाए। मैंने नहायत खफगी से कहा, यही तो गम है शाहिद साहब, मैं तो किसी हाल में भी आपको नाराज होते बर्दाश्त नहीं कर सकती। कुदरत ने मुझे जो चंद लम्हात आपकी रफाकत और कुर्बत में इनायत किए थे, मैं इन्हें कैसे भूल सकती हूँ, जबकि मैंने जिंदगी में कभी कोई खुशी देखी ही नहीं। यास्मीन ये कहते कहते रो पड़ी। मुझ पे यास्मीन के रोने का और भी बुरा असर हुआ। मैं देख रहा था कि वो मुझे बेवकूफ बनाने के लिए मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। गुस्से और नफरत के जज्बात ने मेरे जब्त के बंद तोड़ दिए और मैं फट पड़ा। यास्मीन साहबा, आप हकीकत को जुटलाने की कोशिश ना करें और मुझे इस पर मजबूर ना करें कि मैं अपने ख्यालात का इजहार इन अल्फाज में करूं कि मेरी वजह से आपके कई मामलात में फर्क आ गया था और ये सिर्फ मेरी ही जात थी जिसकी वजह से आप अपने इस मुअज़्ज़ज़ मेहमान की भी सही तरीके से खातिर मदारत नहीं कर सकती थी, जो आपको दुनिया की हर चीज से ज्यादा अजीज है। और ये वही आदमी है जिसके सामने नाचते नाचते आप शराफत और वकार के दामन को तार तार करके फेंक देती हैं। और यास्मीन मुझे हैरत से देखे जा रही थी। मुझे यही गम खाया जा रहा था। शाह साहब, आपने मेरी मजबूरी और बेबसी का नजारा अपनी आंखों से करके भी मुझसे एक लफ्ज तक नहीं पूछा और मामले की तह तक पहुंचने की बजाय मुझे मजीद गम के समंदर में धकेल दिया। आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं खूब कहिए, आपको इसका हक हासिल है और आपको नफरत करने का हक भी हासिल है, लेकिन मैं आपसे कोई शिकवा कोई गिला नहीं करूंगी। ये सब मेरी किस्मत में लिखा है और जब आप मुझसे इन तमाम हालात के बारे में कुछ पूछना नहीं चाहते तो मैं भी सब्र शुक्र करके अपनी जिंदगी के गमों के सहारे जीने की कोशिश करूंगी। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में बड़े बड़े गमों को सहा है, मैं इसे भी सह लूंगी। यास्मीन के इन अल्फाज और बेबसी से रोने ने मेरे जज्बात की शिद्दत में कुछ कमी की और मैं खामोश होकर सोचने लगा कि आखिर यास्मीन मेरे सामने किन हालात से पर्दा उठाना चाहती है। और आखिरकार मैंने फैसला किया कि यास्मीन से इसके हालात पूछे जाए। मैंने आस्था से इससे कहा, यास्मीन साहबा, चलिए अब वापस चलते हैं। यास्मीन ने सर उठाया और अपनी सुरख सुरख आंखों से मुझे देखा। खुदा जाने इसकी आंखों में कौन सी बात थी। मैं अपने रवैये और अल्फाज पर पशेमान होने लगा। मैंने इसकी कमर पर आस्था से हाथ फेरा और यास्मीन मेरे गले से लग गई। इसके जब्त के बंधन टूट चुके थे। यास्मीन की हालत देखकर मैं खुद परेशान हो गया था। मैंने इसकी कमर के गिर्द हाथ डाला, इसे गाड़ी में बिठाया और खुद ड्राइव करता हुआ शेजान तक लाया। यास्मीन, आज आप मेरी मेहमान है और हम लंच शेजान में ही करेंगे। मैंने मुस्कुराते हुए यास्मीन की तरफ देखा, वो मुस्कुरा दी। लंच हम दोनों ने शेजान में किया और फिर हम दोनों कार में बैठकर सीधे हरिपुर की तरफ चले। मैं यास्मीन को किसी पुरसकून सी जगह ले जाकर इसकी कहानी सुनना चाहता था और फिर हरिपुर की पुरफजा मुकाम पर बैठकर यास्मीन ने अपनी दास्तान यूं शुरू की। हम कराची के रहने वाले हैं। मेरे वालिद साहब महकमा माल में मुलाजिम थे। मेरी वालदा का बचपन ही में इंतकाल हो गया था और मेरे वालिद साहब ने मेरी वजह से दूसरी शादी नहीं की। वो मुझे मेरी वालदा की तरह परवरिश कर रहे थे। इस वक्त मेरा नाम यास्मीन नहीं सलीम था। क्या कहा आपने? मैंने हैरत के समंदर में गोता जान होते हुए पूछा। हाँ, ये हकीकत है, मगर अब मैं मुकम्मल औरत हूँ। मेरी जिन्स बचपन में ही तब्दील करा दी गई थी। जिन्स तब्दील करवा दी गई, ये आप क्या कह रही हैं? प्लीज शाद साहब, आप मुझे टोकेंगे नहीं, वरना मेरी कहानी का तसलसल बरकरार ना रह सकेगा। बहुत अच्छा। हाँ, तो मैं बता रही थी कि मेरा नाम सलीम था क्योंकि मैं अपने वालिदैन का अकलौता लड़का था, लिहाजा मेरी परवरिश इंतहाई नाजों से हो रही थी। वालिदा की वफात के बाद मेरे वालिद ने मुझे इनकी कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने दी। जमाल मेरे वालिद के दोस्त थे। वो सुंदर बन के रहने
والے تھے اور 2-3 سالوں کے بعد وہ کبھی کبھار ہمارے گھر آیا کرتے تھے۔ وہ جب بھی ہمارے گھر آتے قیمتی تحفے لاتے۔ میرے والد صاحب کی وہ بہت عزت کیا کرتے تھے۔ ان کی دوستی کی بنیاد بھی ایک عجیب واقعے سے پڑی تھی۔ ایک دفعہ میرے والد چند دوستوں کے ہمراہ سندر بن کے جنگلوں میں شکار کھیلنے کی غرض سے گئے۔ ایک پہاڑی ٹیلے سے اترتے وقت انہوں نے ایک شیر کو دیکھا جو ایک آدمی پر جپٹنے ہی والا تھا۔ وہ آدمی جمال تھا اور اس کی پشت شیر کی طرف تھی۔ وہ شیر کے اس غیر متوقع حملے سے بالکل بے خبر تھا۔ میرے والد صاحب نے اپنی رائفل سے شیر کی کھوپڑی کا نشانہ لیا اور ایک ہی نشانے میں اسے گرا دیا۔ اس واقعے کے بعد سے جمال صاحب میرے والد صاحب کے دوست بن گئے اور دونوں ایک دوسرے کو بھائی کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ میں جمال صاحب کو چچا جان کہا کرتا تھا۔ جمال صاحب بزنس مین تھے۔ جب میری عمر 10 سال کی تھی تو والد سخت بیمار ہو گئے۔ ہمارا کوئی رشتہ دار نہ تھا۔ ہمارے محلے کے پڑوسی میرے والد صاحب کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ ایک دن جب میں اپنے بیمار باپ کے سرہانے بیٹھا رو رہا تھا اور محلے کے چند بزرگ مجھے تسلیاں دے رہے تھے کہ اس وقت چچا جمال ہمارے گھر میں داخل ہوئے، میں ایک چیخ مار کر ان سے لپٹ گیا۔ چچا جمال میرے والد صاحب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ میرے والد نے اشارے سے انہیں اپنے نزدیک آنے کے لیے کہا اور پھر انہوں نے میرا ہاتھ چچا جمال کے ہاتھ میں دیتے ہوئے نہایت نقاہت بری آواز میں کہا، بھائی جمال، میں سلیم کو اللہ کے بعد تمہارے حوالے کرتا ہوں، یہ آج سے تمہارا بیٹا ہے۔ اور پھر انہوں نے اپنی جان چچا جمال کے حوالے کر دی۔ پھر والد صاحب کی وفات کے بعد چچا جمال مجھے اپنے ہمراہ سندربن لے گئے۔ سندربن میں چچا جمال کا گھر شہری آبادی سے بہت دور ایک خوفناک جنگل کے بالکل آخری سرے پر ایک پہاڑی ٹیلے پر بنا ہوا تھا۔ وہ ایک عجیب سا گھر تھا۔ رات کو جنگلی جانوروں کی دہشتناک آواز آیا کرتی تھی۔ کبھی کبھار جب شیر کے دہاڑنے کی آواز آتی تو میں چیخ مار کر چچا جمال سے لپٹ جاتا۔ آہستہ آہستہ میں ان حالات کا عادی ہو گیا۔ چچا جمال ہمیشہ مجھے جنگل میں سیر کرنے اور شکار کرنے کے لیے لے جایا کرتے تھے۔ چچا جمال نے مجھے تمام مکان میں گھومنے پھرنے کی کھلی اجازت دے رکھی تھی، لیکن مکان کے عقب میں واقع 2 کمروں میں جانے سے منع کیا تھا۔ وہ کبھی کبھار سارا دن اور ساری رات انہی کمروں میں رہتے اور ان کمروں سے عجیب و غریب قسم کی دوائیوں کی بو باہر نکلا کرتی تھی۔ چچا جمال جب ان کمروں سے باہر نکلتے تو پسینے میں شرابور ہوتے تھے اور ان کی آنکھیں سرخ انگارے کی طرح دہکتی نظر آتی تھی۔ چچا جمال مجھ پر بہت مہربان تھے۔ وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ میں ان کے مرحوم دوست کی آخری نشانی ہوں۔ ہم جب بھی جنگل میں شکار کھیلنے جاتے تو چچا جمال مختلف جڑی بوٹیوں کی ایک بوری بھی ہمراہ لے جاتے۔ انہی حالات میں 1 سال گزر گیا۔ اب میری عمر 14 سال کی ہو گئی تھی۔ جنگل کی کھلی آب و ہوا اور شکار جیسی بہترین خوراک اور سخت محنت نے میری صحت کو قابل رشک بنا دیا تھا۔ ایک دن چچا جمال مجھے اپنے ہمراہ ندی کے کنارے لے کے اور وہاں ہم نے مچھلی کا شکار کھیلا۔ ندی کے کنارے چچا جمال نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، بیٹا سلیم، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تمہارے والد میرے بہترین دوست تھے اور میں بھی انہیں بھائیوں کی طرح سمجھتا تھا۔ اب صرف تم رہ گئے ہو اور میں تمہیں اپنا بیٹا سمجھتا ہوں۔ بیٹا، یہ دنیا لالچ کا گھر ہے۔ اس میں قدم قدم پر مصیبتوں اور مشکلات کی رکاوٹیں حائل ہیں۔ میری عمر اس وقت 40 سال ہے اور ان 40 سالوں میں نے خوشیاں کم اور غم زیادہ دیکھے ہیں۔ مجھے یہ تجربہ حاصل ہے کہ انسان کی اگر کوئی منزل نہ ہو اور نہ ہی اسے اس کائنات کے اسرار کو دریافت کرنے کی لگن ہو اور وہ باقی لوگوں کی طرح ایک عام زندگی گزارنا ہی اپنا مقصد مان چکا ہو تو وہ اس دنیا میں ایسی زندگی صرف دولت کے ذریعے گزار سکتا ہے۔ میں تمہارے متعلق بھی ہر وقت یہی سوچتا رہتا ہوں۔ تمہاری بھلائی کی خاطر میں نے تمہارے لیے ایک راستہ تجویز کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم دنیا میں بہت بڑے آدمی بنو، لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہارے مستقبل کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ تمہاری مرضی کے بغیر نہ کروں۔ بیٹا، یہ سب باتیں میں تم سے صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت جلد میں اپنے اس مکان کو چھوڑ
छोड़कर बहुत दूर के सफर पर जा रहा हूँ। मेरी मंजिल नागा पर्वत की बुलंद चोटियां हैं और इस मंजिल के हसूल के लिए मैंने अपनी तमाम जिंदगी जंगलों, बियाबानों और बुलंद तरीन पहाड़ों पर गुजारी है। मैं बिजनेसमैन नहीं, सन्यासी हूँ और मेरा काम जड़ी बूटियों की तलाश है। मेरे पास बेइंतहा दौलत है और ये मैंने अपने जोरों बाजू और फन की बरकत से हासिल की है। लेकिन बेटा, जिंदगी के इस लंबे सफर में मैंने जो कुछ खोया, पाया और देखा, इससे मेरे तजर्बे में इजाफा हुआ है। बेटा, मैं एक बहुत लंबे सफर पर जा रहा हूँ और तुम्हारे मुस्तकबिल का फैसला मैंने तुम्हारी मर्जी पर छोड़ा है। तुम्हारे लिए मेरे जहन में दो रास्ते हैं। पहला ये कि मैं तुम्हें अपने साथ तुम्हारे शहर ले जाऊं और वहां तुम्हें तुम्हारे वालिद के किसी काबिल इत्बार दोस्त के हवाले कर दूं और इससे तुम्हारी परवरिश के लिए कुछ रकम दूं। इससे मेरा मकसद ये है कि तुम पढ़ लिख कर एक अच्छे तालीम याफ्ता इंसान बनो और सुख और चैन की जिंदगी बसर करो। तुम्हारे लिए दूसरा रास्ता जो मेरे जहन में है कि तुम मेरे इस पुर खतर और कठिन सफर पर मेरे साथ रहो। बेटा सलीम, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैंने चचा जमाल को बताया कि अब इस दुनिया में इनके सिवा मेरा कोई भी नहीं है। मुझे ना तो दौलत चाहिए और ना ही शोहरत, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए और मेरा भी यही फैसला है कि मैं आपके साथ रहूंगा। मेरी बात सुनकर इनकी आंखों में एक अजीब तरह की रोशनी चमक उठी। लेकिन बेटा, मेरी एक बात गौर से सुनो। चचा जमाल बोले, मेरे साथ रहते हुए तुम्हें इस दुनिया से मुकम्मल तौर पर किनारा कश होना पड़ेगा और इसके लिए तुम्हें बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से भी दरेग नहीं करना होगा। चचा जान, मैं हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मेहरबानी फरमाकर मुझे अपने से जुदा न करें। मैंने चचा जमाल से कहा, बेटा मेरा वादा है कि मैं तमाम उम्र तुम्हें अपने पास रखूंगा और किसी हालत में भी अपने से जुदा नहीं करूंगा। चचा जमाल बोले और चचा जमाल का यही एक वादा मेरी तमाम जिंदगी का रोग बन गया। दूसरे दिन हमने अपना मकान छोड़ा। सफर पर रवाना होने से पहले चचा जमाल ने मुझे एक पहाड़ी खो में जाके, जो हमारे मकान के अक्क में वाक़या थी, ले गए और फिर काफी दूर अंदर जाकर जहाँ खो खत्म हुई, चचा जमाल ने एक उभरे हुए पत्थर को अपनी तरफ जोर से खींचा। पत्थर खींचते ही एक दहाना सा नमूदार हुआ और चचा जमाल ने झुककर दहाने के अंदर से कोई चीज उठा ली। लालटेन की रोशनी में जब मैंने इस चीज को देखा तो वो सोने का एक बड़ा सा डला था। जमाल चचा ने सोने का वो डला दोबारा वहीं डाल दिया और मुझे बताया कि इस दहाने के अंदर ऐसे लातदाद सोने के डले पड़े हुए हैं और उन्होंने जमा किए हैं। चचा जमाल बोले कि जिंदगी के किसी दौर में मुझे इस सोने की जरूरत पड़े तो मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि इनको किसी भी तरह इस्तेमाल में लाऊं। उभरे हुए नुकीले पत्थर को अंदर दबाने से दहाने के मुंह से हटा हुआ पत्थर दोबारा अपनी जगह पर बैठ गया और हम खो से बाहर निकलकर अपने सफर पर रवाना हो गए। हम 2 महीने मुतवातर जंगलों और पहाड़ों में सफर करते रहे और आगे बढ़ते गए, हत्ता कि हम सुंदरबन के दुश्वार गुजार और खौफनाक जंगल में पहुंचे। इस जगह पहुंचकर चचा जमाल ने अपने इब्तदाई सफर के खात्मे का ऐलान किया और मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने यहाँ भी वैसा ही मकान बना हुआ पाया जैसा चचा जमाल का था। दोनों की साखत में हैरत अंगेज मुशाहबत थी। अब यही हमारी क़यामगाह थी और जिंदगी एक बार फिर अपनी पुरानी डगर पर चलने लगी। एक दिन चचा जमाल ने मुझे बताया कि अब मेरी मेहनत का वक्त आ गया है और मुझे नहायत मुस्तकिल मिजाजी और बुलंद हौसले से काम करना होगा। मैंने इस बात में सर हिलाकर अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। अब हर रोज रात के 10 बजे चचा जमाल ने मुझे एक अजीबो गरीब किस्म के रक्स की तरबियत देनी शुरू कर दी। मैं रोजाना रात के 10 बजे नाचना शुरू करता। चचा जमाल खुद भी मेरे साथ नाचते और मुझे रक्स के मुख्तलिफ जावियों के मुतालिक समझाते। ये एक नहायती मुश्किल और कठिन काम था और मैं इस सख्त काम से थक कर चूर हो जाता था। पहले महीने मुझे रोजाना सिर्फ आधे घंटे नाचना पड़ा, दूसरे महीने 1 घंटा और फिर 3 महीनों के बाद रक्स का वक्त पूरे 2 घंटे हो गया। रक्स के दौरान चचा जमाल एक खास किस्म की पतली छड़ी के एक सिरे को आग लगाकर इसे मोमबत्ती की तरह जलाकर एक मेरे सामने और एक अपने सामने रख लेते थे। हम दोनों के हाथ में 2 छड़ियां हुआ करती थी।
रक्स खत्म होने के साथ ही चचा जमाल अपनी छड़ी की मदद से जलती हुई मोमबत्ती नुमा मशल पर वार करके इसे गिराते और मुझे भी ऐसे ही करने के लिए कहते। इस कहानी का बकिया हिस्सा देखने के लिए पार्ट 3 का विजिट करें। इसके साथ ही अब मुझे दें इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।